हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 12 जनवरी 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको भी बताया जाता है। तो इसके लिए अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो मानव तस्करी होती है उसके खिलाफ उसको जागरूकता फैलाने के लिए जो दिवस है ये मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी को मनाते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस हर साल 11 जनवरी को मनाया जाता है। इसके मनाए जाने का जो उद्देश्य है वो मानव तस्करी के मुद्दे पर समाज में जागरूकता फैलाना, यानी कि जो मानव तस्करी की जाती है, चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों या जो गरीब लोग होते हैं उनको उनको तस्करी उनकी की जाती है, तो इसके बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए जो दिवस है ये मनाया जाता है। तो भारत में मानव तस्करी मुख्य रूप से बच्चों, महिलाओं और गरीब लोगों को शिकार बनाती है और यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जो शोषण है उसका कारण बनती है। तो इसके लिए समाज में जागरूकता फैलाना, समाज के लोगों को इसके बारे में बताना, इसके लिए जो दिवस है ये मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने लोगों को प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, तो इसी के तहत प्रवासी भारतीय जो सम्मान पुरस्कार हैं वो भी प्रदान किए गए। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इस बार 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 लोगों को प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 प्रदान किया। इस बार ये जो पुरस्कार हैं ये 10 जनवरी 2025 को प्रदान किए गए। पुरस्कार अगर हम देखा जाए किसको किसको मिला हुआ है, कुछ अगर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के बारे में अगर बात करें तो पुरस्कार पाने वालों में त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, इनको सार्वजनिक कैटेगरी में दिया गया। ब्रिटेन से जो सेबी ऊषा कुमारी परासर, इनको राजनीति के क्षेत्र में दिया गया। और अमेरिका से डॉक्टर शर्मिला फोर्ड हैं, इनको सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है। तो 27 लोगों को टोटल ये पुरस्कार दिया गया। उनमें से कुछ ये इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति हैं उनके बारे में ये जो अवार्ड है ये बताया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको याद रखिए, क्योंकि हो सकता है अगर पूछा जाएगा तो इनके नाम पूछे जा सकते हैं। बाकी 27 पूरे के पूरे लोगों को याद करने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बाकी संख्या आप याद रखिए कि 27 लोगों को इस बार ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पी जयचंद्रन का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि पी जयचंद्रन का जो हाल ही में निधन हो गया है ये किस क्षेत्र से आते हैं, किस क्षेत्र से इनका संबंध है, रिलेशन किस क्षेत्र से इनका? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ये मलयालम गायक है, मलयालम सिंगर रह चुके। तो लेजेंडरी मलयालम सिंगर और नेशनल अवार्ड विनर पी जयचंद्रन का भी 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 9 जनवरी को जयचंद्रन ने केरल के त्रिशूर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इन्होंने अंतिम सांस ली। आगे बात करें इनका जो करियर रहा, इनका बात करें इनका जो गायक का जो पूरा करियर रहा एज ए सिंगर, तो इन्होंने अपने करियर में जयचंद्रन ने लगभग 16,000 गाने गाए। 16,000 यानी काफ़ी बड़ी संख्या होती है। 16,000 इन्होंने गाने गाए हुए हैं अपने पूरे करियर में। और 1986 में इन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी इनको प्रदान किया गया था। तो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं लेजेंड सिंगर थे ये, मलयालम सिंगर थे, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? यानी कि जो थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल है इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि मुंबई में इसकी शुरुआत की गई है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव मुंबई में शुरू हुआ।
शुरुआत इसकी 10 जनवरी 2025 से की गई, यानी 10 जनवरी को ये जो थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव है ये शुरू हुआ। इस महोत्सव के उद्घाटन में चीन की जो फिल्म है द ब्लैक डॉग, इसका प्रदर्शन किया गया, यानी कि जब उद्घाटन समारोह हुआ इसका, तो उसमें चीन की जो फिल्म है द ब्लैक डॉग, इसका जो उद्घाटन है वो किया गया, प्रदर्शन के द्वारा इस फिल्म को दिखाया गया। इसमें इस पुरस्कार के अंतर्गत, यानी कि इस महोत्सव के अंतर्गत पत्रकार रफीक बगदादी को सत्यजीत रे स्मृति पुरस्कार भी दिया जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर नोट डाउन करिए। बात करिए जो भी फिल्में दिखाई जाएंगी इस महोत्सव के दौरान, वो सभी फिल्में महाराष्ट्र के अंधेरी, सायन और ठाणे, वहाँ के जो भी सिनेमा हॉल हैं वहाँ पर ये जो फिल्में हैं, इस महोत्सव की जो भी फिल्में हैं उनको दिखाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एरो इंडिया 2025 से पहले नई दिल्ली में राजदूतों की बैठक की अध्यक्षता की? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2025 से पहले नई दिल्ली में राजदूतों की जो बैठक की गई उसकी इन्होंने अध्यक्षता की हुई है। डिटेल में अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एरो इंडिया 2025 से पहले नई दिल्ली में जो राजदूत थे उनकी इन्होंने बैठक की अध्यक्षता की हुई है। ये जो बैठक हुई ये 10 जनवरी 2025 को ये बैठक आयोजित की गई। इसके अंतर्गत एरो स्पेस और डिफेंस क्षेत्र में एरो इंडिया शो एशिया और दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनियों में से एक है, यानी कि जो एरो इंडिया शो है ये एशिया में तो है ही है, साथ ही साथ दुनिया की जो सबसे बड़ी प्रदर्शनी होती है एरो स्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में, उसमें से ये एक जो एरो इंडिया शो है ये माना जाता है। इस बैठक के दौरान 125 से अधिक जो मित्र देश हैं उनके राजदूत, उच्चायुक्त, इन सभी को आमंत्रित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में छठी और आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल की गई, उसका नाम क्या है? यानी कि 6 टोटल अब जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी थी इनको अब भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। तो आखिरी वाली जो 6ठे नंबर की थी स्कॉर्पियन पनडुब्बी, उसका क्या नाम है जो कि भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है उसको? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इसका नाम है वागसीर, और इसको अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा कमीशन किया गया है। इसके अलावा खांदेरी, वागसीर और वागीर ये सभी भी स्कॉर्पियन पनडुब्बी की श्रेणी के ही अंतर्गत आती हैं। आगे अगर हम डिटेल में इसके बारे में बात करें तो मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की प्रोजेक्ट के तहत, यानी P75 ये प्रोजेक्ट था, इसके अंतर्गत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को बनाने जाने की बात की गई थी। तो जिसमें से 5 जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी थी उनको बना लिया गया था। ये जो लास्ट वाली थी 6ठे नंबर की स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी जिसका नाम वागसीर था, ये भी बनकर के तैयार हो गई और इसको नौसेना को सौंप दिया गया है। तो 9 जनवरी 2025 को इसे नौसेना में शामिल किया गया। इसे INS वागसीर के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, यानी कि इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है INS वागसीर और इस रूप में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये जो वागसीर है, ये जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह उन्नत स्टील फीचर जैसे कि ध्वनि को कम करने और बेहतर हाइड्रोडायनामिक डिजाइन से लैस है, यानी कि नई अत्याधुनिक जो तकनीकी है वो इसके अंतर्गत उसका यूज किया गया है। स्टील जो फीचर्स हैं वो इसके अंतर्गत डाले गए हैं। साथ ही साथ इसकी जो ध्वनि है, यानी कि जो आवाज़ होती है, उसको भी कम किया गया है और बेहतरीन तरीके से जो हाइड्रोडायनामिक डिज़ाइन है उससे ये लैस है, ताकि ये पानी के अंदर भी रहे, मतलब जब रहेगी तो किसी अन्य प्रकार की कोई समस्या इसके अंतर्गत ना आने पाए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया 2025 का, उसमें जो भारत है ये किस स्थान पर है? यानी कि अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी किया गया, इसके अंतर्गत भारत किस पोजीशन पर आ गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भारत 50वें स्थान पर पहुंच चुका है। डिटेल में अगर हम बात करें इसकी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, तो भारत का जो पासपोर्ट है 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 50वें स्थान पर पहुंच गया है, यानी कि भारत की जो रैंकिंग है इस बार 2025 में वो 50वें स्थान पर है, जो कि 2024 में इसकी जो रैंकिंग थी वो 80वें स्थान पर थी।
यानी कि अब जब 85वें स्थान पर भारत पहुंचा है, तो इसके अंतर्गत भारत का जो वीजा रहेगा वो 57 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। यानी कि भारत का जो पासपोर्ट है अब वो 57 देशों में एक्सेस किया जाएगा और इन 57 देशों में बिना वीजा के आप यात्रा कर पाएंगे। अगर पाकिस्तान की रैंकिंग की बात की जाए तो इस द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंकिंग है 103वीं, यानी 103वीं पोजीशन पाकिस्तान को मिली हुई है। फर्स्ट पोजीशन की बात की जाए तो सिंगापुर लगातार दूसरे साल भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना हुआ है। आगे कुछ और हम इंडेक्स के बारे में अगर हम जानें, यानी कुछ और श्रेणियों के बारे में जानें, तो फर्स्ट पोजीशन सिंगापुर की है जो कि 195 देशों में फ्री वीजा एक्सेस है। यानी कि अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप 195 देशों में फ्री यात्रा कर सकते हैं, बिना वीजा के आप यात्रा कर पाएंगे। अगर हम सेकंड रैंक की बात की जाए तो सेकंड रैंक जापान की है और जापान की रैंक सेकंड होने के साथ साथ 193 देशों में वीज़ा फ्री एक्सेस प्रदान किया गया है। यानी 193 देशों में जा सकेंगे जिनके पास जापान का पासपोर्ट होगा। थर्ड पोजीशन पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड और दक्षिण कोरिया, इन सभी देशों को संयुक्त रूप से रखा गया है जो कि 192 देशों में वीजा फ्री एक्सेस कर पाएंगे। और जो फोर्थ पोजीशन है वो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे है इस चौथे पोजीशन पर, जिसमें से ये सभी 191 देशों में वीजा फ्री एक्सेस कर पाएंगे। और भारत की जो पोजीशन है वो 85 पोजीशन भारत की पहुंच गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 23वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया? यानी कि जो दिव्य कला मेले का जो 23वां संस्करण है, इसका जो उद्घाटन है वो किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि BL वर्मा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। डिटेल में अगर हम बात करें दिव्य कला मेले की, तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने बड़ोदरा में 23वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। इस दिव्य कला मेला जो रहा ये गुजरात की वडोदरा के अकोटा स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस मेले में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 जो दिव्यांग कारीगर हैं, शिल्पकार हैं और उद्यमी हैं, ये सभी इसके अंतर्गत हिस्सा ले रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर उद्घाटनकर्ता पूछा जाएगा और कहाँ पर इसका उद्घाटन किया जा रहा है या इसका आयोजन किया जा रहा है। तो गुजरात के वडोदरा के अकोटा स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका जो उद्घाटन है वो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरे वर्ष ये जो क्वेश्चन है ये हर एग्जाम्स में पूछा जाने वाला है। क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2025 में किस देश के जो राष्ट्रपति हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में भारत आएंगे? यानी कि गणतंत्र दिवस 2025 में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं इनको इस बार गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो गणतंत्र दिवस 2025 के जो मुख्य अतिथि हैं वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो होंगे। यानी प्रबोवो जो सुबियांतो है ये इस बार भारत आएंगे गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में। इस बार का जो गणतंत्र दिवस होगा 2025 वाला, यह जो इस बार का है वो 76वां गणतंत्र दिवस आयोजित किया जाएगा, यानी कि 76वां संस्करण आयोजित किया जाएगा इस बार। और इस बार की जो थीम है वो थीम रखी गई है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि थीम भी पूछी जाएगी और कौन इस बार जो मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है ये भी पूछा जाएगा। कार्यक्रम की बात की जाए तो जो भी समस्त कार्यक्रम होंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर, उस कार्यक्रम जो होंगे वो कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। बात करें अगर भारत के पहले गणतंत्र दिवस की, तो भारत का जो पहला गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। और इस बार का जो गणतंत्र दिवस है वो 76वां गणतंत्र दिवस होने वाला है। और इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो ये आएंगे भारत। बात करें इंडोनेशिया भी हाल ही में चर्चे में आया था जब ये ब्रिक्स जो समूह है उसका पूर्ण सदस्य बना हुआ था। यानी कि इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य भी बनकर के आया हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही फिलहाल में ये चर्चे में आया। और अब भारत में गणतंत्र दिवस जो समारोह होगा उसमें मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो ये आएंगे।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो किया है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। डिटेल में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। बात करें 9 जनवरी 2025 को इसका उद्घाटन किया गया और ये जो उद्घाटन हुआ इसकी जो थीम रखी गई वो थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, यानी कि जो विकसित भारत है इसमें जो प्रवासी भारतीय हैं इनका क्या कुछ योगदान रहता है, इसके बारे में इस वर्ष की थीम रखी गई है। बात करिए अगर प्रवासी भारतीय दिवस की जो शुरुआत है वो 2003 में की गई थी और उस समय के जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके अधीन की जो भारत सरकार थी उसके द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत की गई थी। तो सन आप याद रखिए, सन है 2003, यानी कि इसकी जो शुरुआत है वो 2003 में की गई थी। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।